But surprisingly, Tanker Pacific was offering more money than Searland. Searland $415 दे रही, Tanker Pacific $700, 750 या 700 ऐसी कुछ था। $7 दे रही थी। हाँ। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ है मेरे बहुत खास दोस्त रजत शर्मा जी, जो कि ऑल द वे दिल्ली से आए हैं इस वीडियो शूट के लिए। रजत शर्मा जी इज अ मरीन इंजीनियर, जिन्होंने मेरे साथ 4 साल बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करी, देन एक कंपनी में प्लेस हुए, सेलिंग भी करी, उस बीच में कुछ फेलियर भी देखे जिसकी हम बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी चेंज करके ही बिकेम अ पायलट। टुडे इज अ सक्सेसफुल कैप्टन इन द एविएशन इंडस्ट्रीज विद एयरलाइंस। तो ये जो जर्नी है, ये जो वीडियो है, इट इज अबाउट हिज जर्नी ऑफ फेलियर्स एंड वहां से कैसे रिडेम्पशन करा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात तो शर्मा जी बहुत बहुत नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अच्छा शर्मा जी, पहले तो आता है कि मर्चेंट नेवी भाई आपने ज्वाइन करी, तो ये क्यों ज्वाइन करी थी, क्या सोच के ज्वाइन करी थी मर्चेंट नेवी? सच बोलूँ तो कुछ सोच के ज्वाइन नहीं करी थी, बस इतना था माइंड में कि जैसे सब लोग थे उस समय हमारे टाइम पे, आईआईटी बहुत एक ड्रीम होता था सबके लिए, तो मेरा भी ड्रीम था आईआईटी ज्वाइन करने का। तो आईआईटी ज्वाइन करने के लिए बहुत मेहनत करी, 1 साल ड्रॉप भी किया 12th के बाद। पर उस समय अगर आपको याद हो कि हमारे टाइम में हर कॉलेज के अलग से फॉर्म भरते थे हम लोग काउंसलिंग के, तो हमारे यहाँ एक स्टेशनरी की शॉप होती थी, उसके पास जाके मैं सारे फॉर्म भरता था अपने पापा के साथ जाके। तो वहाँ पे उसने बोला ये मर्चेंट नेवी का एक कॉलेज है, इसका भी फॉर्म निकला हुआ है, इसकी भी काउंसलिंग है, इसका भी भर दो। तो मेरा कोई मन तो था नहीं जाने का, तो मैंने पापा को मना कर दिया। तो पापा ने कहा नहीं नहीं, ये फॉर्म भर दे, बाद में देखेंगे, जाना होगा नहीं जाना होगा सोच लेंगे। अब आईआईटी का पेपर दिया, आईआईटी में रैंक आई। उस समय आईआईटी में सिलेक्शन में सिर्फ 4 या 5 हज़ार सीटें होती थी, तो मेरी जो रैंक थी वो थोड़ी पीछे आई थी। और मैंने यहाँ पे दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया था। 10-15 दिन गए, रैगिंग वैगिंग भी करवा ली, इतने में यहाँ से कॉल आ गया। अब यहाँ से कॉल आ गया तो उस समय यूट्यूब तो था नहीं, कि पता ही नहीं था कि क्या होता है मर्चेंट नेवी की। यूट्यूब पे जाके सर्च कर ले, लोगों से पूछ ले, कोई किसी को जानते नहीं, मेरी फैमिली में कोई मर्चेंट नेवी में दूर दूर तक नहीं था। तो अब क्या करूँ, फिर कहीं दूर से एक कनेक्शन निकाला, उनसे पूछा ये कैसा है, ये वो, उन्होंने बोला कि मर्चेंट नेवी ठीक है, बस एक ओपिनियन कि ठीक है ठीक है। इतने बेसिस पे मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ जाना है। और ये जो सोचा था, जो पापा ने बोला था कि बस फॉर्म भर दे, बाद में देखेंगे जाना नहीं जाना, बस इस लाइन के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया। यहाँ कॉलेज में आए, और उसमें भी जब यहाँ हमें पता है एलबीएस में हमारी काउंसलिंग होती है, फिर एलबीएस पहुँच के काउंसलिंग के लिए जब एलबीएस पहुँचे तो मेरा जो मन था वो डेस्क साइड जाने का ज़्यादा था। अच्छा, ठीक है, तो मैंने पापा को कन्विंस किया कि मुझे डेस्क साइड में जाना है, मुझे डेस्क साइड नेविगेशन साइड में जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग में स्कोप रहता है, बाद में अगर तुम्हें छोड़ना हुआ तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम छोड़ के कुछ और कर सकते हो, डेस्क साइड में वो स्कोप नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भी मैं मेडिकल देने चला गया, क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई थी कि डेस्क साइड के लिए 6x6 आई साइड चाहिए, और वो अलग से मेडिकल कर रहे थे। तो मैं मेडिकल देने पहुंचा एलबीएस में, उन्होंने अलग से भेजा। अब वहाँ मेरी निकल गई आई साइड वीक, पता ही नहीं था, -0.25। तो चलो वो ख्वाब तो टूट गया, डेस्क साइड जा ही नहीं सकते। तो फाइनली फिर इंजीनियरिंग साइड चूज कर ली और यहाँ पर एडमिशन हो गया। MERA कोलकाता में आ मतलब गए। इट वाज एन एक्सीडेंट। ओके, मर्चेंट नेवी कोई ड्रीम नहीं था जाने का, बट बिकॉज वी फिल्ड द फॉर्म, तो वो वहाँ एडमिशन हो गया। ये 90% जब मैं लोगों से बात करता हूँ, स्पेशली अगर मैं MERA कोलकाता के लोगों से बात करूँ या टेस्ट के लोगों से बात करूँ, तो जनरली सेकंड चांस रहता है कि चलो आईआईटी में नहीं हुआ उस जमाने में, तो यहाँ पर आ गए। तो जब कॉलेज पहुंचे, कॉलेज की लाइफ में जो आपने 4 साल MERA कोलकाता में बताया, सबसे कोई ऐसी याद जो आपको मतलब हमेशा जब भी आती है तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है, कोई चीज? बस यादें ही यादें हैं कॉलेज के टाइम, तो सब कुछ यादें ही यादें हैं। सबसे बढ़िया चीज थी कॉलेज में स्क्वायर कट। ये एक चीज जो कॉलेज में सबसे बड़ी थी ना, कि कॉलेज में रिस्ट्रिक्शंस थी। ये रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना तो मजे में मजा ही नहीं आता। तो हमारे कॉलेज में जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर में थी और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, हमें सिर्फ शो लीव मिलती थी, कितने 6 घंटे 7 घंटे की, वो भी संडे को, एवरी सैटरडे संडे या सिर्फ संडे को। को उसमें जो बाहर जाने का मजा था वो अलग ही था। बाकी फिजिकली वो हम लोग को फिट रखते थे, जरा सा कुछ थोड़ी सी हमें कह लो फ्रीडम मिलती थी। तो वो जो यादें थी ना कॉलेज टाइम की, वो मेरा बेस्ट फेज था लाइफ का। बिकॉज अगर हमारे को रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ना तो मजा ही नहीं आता कॉलेज में। और जो साथ में स्ट्रगल देखी, साथ में घास काटी, साथ में पनिशमेंट अलग अलग तरह की ली है, उसने भी साथ में बहुत जोड़ के रखा। सही बात है। और पैसे बिल्कुल होते नहीं थे, तो पैसे की वैल्यू बहुत थी। मतलब सोच सोच के खर्चा करते थे, और एक चाय पीने में भी मजा आता था 2 रुपए की।
आज 250 रुपए 500 रुपए की कॉफी पीते हैं, उस समय 2 रुपए की चाय पीने में और उसका मजा ज्यादा था, आज के 250 और 500 की ज्यादा। हाँ, ये बात आप स्टारबक्स से ज्यादा कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर बंसी की चाय पीने का जो मजा था, चाय मिलती थी उसका मजा ही अलग था। 2 या 3 रुपए की चाय होती थी शायद तो, लेकिन वही कॉलेज लाइफ तो अमेजिंग थी। और हॉस्टल लाइफ सबको जीनी चाहिए। मेरे अगर आप मेरा व्यू पॉइंट ले तो हॉस्टल लाइफ तो सबको अपनी ज़िंदगी में एक बार जीनी चाहिए, जो एविएशन में नहीं मिलती है हॉस्टल लाइफ, ये बात तो है। कॉलेज लाइफ ने मतलब बेसिकली हमें बहुत कुछ दिया। अब आते हैं कॉलेज लाइफ से आते हैं आपकी जर्नी पे, जहाँ पर कि आप मुझे अभी भी याद है रजत जी की मेरा प्लेसमेंट सीयरलैंड में हुआ था। हाँ। और रजत जी का प्लेसमेंट हुआ था टैंकर पैसिफिक में। सो रजत जी रैंकर ही थे यार, तो मुझे इतना याद है। हाँ, मतलब ठीक ठाक रैंक्स, मतलब हाँ टॉप 20 में था आपका नाम, मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ, टॉप 20 में शायद हाँ मुझे जितना याद आ रहा है। तो खैर एनीवेज, तो रैंकर थे। तो सीएलएन में तो आप शायद बैठे थे कि नहीं बैठे थे? सीएलएन में बैठा था। मेरा हुआ नहीं था। आपका हुआ नहीं था, मेरा हो गया था। मैं सिर्फ बातें करके जय माता दी होगी, मेरा कुछ ऐसा टैलेंट नहीं था। फिर टैंकर पैसिफिक में आपको और अच्छे संतोष कुमार और जितने बैच में जो होशियार थे उनका फिर बाद में टैंकर पैसिफिक में हुआ। बट सरप्राइजिंगली टैंकर पैसिफिक वाज ऑफरिंग मोर मनी देन सीयरलैंड। सीयरलैंड $415 दे, टैंकर पैसिफिक $700, 750 या 700 ऐसी कुछ $7 दे रही थी। तो अब ये बताइए, जब आप फर्स्ट शिप पे गए टैंकर पैसिफिक में, वहां पर आपने क्या महसूस करा, क्या हुआ वहां पर? टैंकर पैसिफिक में जब गए ना, तो सच बोलूं तो सेम मैं तुम्हारी जर्नी से रिलेट करता हूँ कि कॉलेज में पढ़ाई तो करी नहीं, बिल्कुल भी जीरो पढ़ाई। तो उसमें क्या हुआ कि जब हम शिप पे गए तो सेम हमारा बैच बहुत लकी था, बिकॉज हमारा बैच फर्स्ट बैच था जिनको 7th सेमेस्टर पे सेलिंग में जाने का मौका मिला था, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आर्स वाज द फर्स्ट बैच। तो अब 7th सेमेस्टर में हमें शिप पे जाना था, हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे और मैं चला गया शिप पे, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। अब टैंकर पैसिफिक में जो मुझे जहाज मिला वो मिला 25 साल पुराना, उसमें था इतना काम सुबह से शाम, और वो मेरे को लगा कि यार इतनी टफ लाइफ। मैंने कहा यार ये तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि कॉलेज में तो 3 साल से मजे कर रहे थे। तो फिर मेरे को लगा यार ये तो लाइफ मेरे लिए है ही नहीं, मर्चेंट नेवी, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ, इतनी मेहनत तो नहीं होगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करे, और मेरे को दिख रहा था मेरे दोस्त मजे कर रहे हैं वहाँ कॉलेज में। मैं कॉलेज लाइफ से एक्चुअली बाहर ही नहीं निकला था अभी तक, तो मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था। वो ट्रांजिशन एकदम सडन हुआ और मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था। एक होता ना कि सब लोग कॉलेज छोड़ के चले गए, अब तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ कि जियो या मरो यही करना है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। पर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे कुछ बैचमेट्स तो कॉलेज में रह गए थे और कुछ बैचमेट्स मेजॉरिटी शिप पे चले गए थे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे बैचमेट्स तो मजे कर रहे हैं कॉलेज में, वो तो अभी भी कॉलेज लाइफ जी रहे, और मेरे को यहाँ इतना काम करना पड़ रहा है, सुबह से शाम 12 घंटे 15 घंटे काम, पुराना शिप 25 साल पुराना, सेकंड इंजीनियर भी खतरनाक मेरा, वो मेरे को ज़बरदस्त मेरे को काम पे लगाया पड़ा। तो ये सोच के मुझे लगा यार कि ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं सोचा चलो वापस चलते हैं। बड़ी कोशिश करी मैंने, कुछ ना कुछ बहाना करके मैं शिप से उतर आया। कितने दिन बाद आप शिप से उतर गए थे? मैं उतरा था आई थिंक 20 से 25 दिन बाद। 20 से 25 दिन में आप शिप से उतर गए। तो जब आप अच्छा, कब आपको लगा जहाज के ऊपर, मतलब कि यार कोई ऐसा दिन था जिस दिन आपने बहुत ज्यादा काम करा या आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल नहीं यार अब नहीं हो सकता, ऐसा कोई एक दिन आया था? या आपने ओवरऑल इट वाज अ कंसिस्टेंट वर्क, मतलब एवरी डे इट वाज अ वेरी हार्ड वर्क, जो कि नॉर्मल है, शिप्स पे होता है। आजकल के शिप्स मॉडर्न हो गए, लेकिन पुराने शिप्स अगर आप देखो तो जो भी शिप पे गए उनको पता है कि इट्स अ नॉर्मल डे रूटीन। कभी शिप पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, 20-20 24-24 घंटे काम करना पड़ता है। पर मुझे इतना आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, या मुझे पता नहीं था, और बाद में पता चला। दूसरी बात है कंपैरिजन भी था कि मेरे कुछ दोस्त तो बैचमेट्स हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे बात नहीं हो पा रही थी, जो जहाज से बात हो रही थी। तो एक्चुअली जब मैं वापस गया ना, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला यार तू मेरे से एक बार बात कर लेता तो मैं तेरे को शिप से उतरने नहीं देता। कौन था वो दोस्त? कुशागर पाठक, जो कि अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में है, उनका भी वीडियो जल्दी आएगा। हाँ, वो मेरे को कहता है कि यार तू, ही वाज वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन कॉलेज, तो उसने मुझे बोला यार कि अगर तू मेरे से एक बार भी बात कर लेता ना तो मैं तेरे को उतरने नहीं देता। ओके, तो जब आप उतर के गए कॉलेज से, तो आपके मन में कभी था कि यार आई हैव फेल्ड, या एक फेलियर का तमगा लग गया है, यार ये लोग क्या कहेंगे या दोस्त क्या कहेंगे? ये तो देखो, ये तो नॉर्मल थिंकिंग है, ये सबके दिमाग में आती है। ऐसा कोई होगा नहीं जिसके दिमाग में नहीं आएगी, अनटिल अनलेस वो कुछ ऐसा करे जो कि उस चीज को कवर अप कर सके। बट ये तो मेरे दिमाग में भी आई थी और ये सबके दिमाग में आती है। तो मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा, पापा क्या बोलेंगे, तू तो जहाज से उतर के आ गया, या कभी किसी ने ऐसे गुस्से में ना बोल दिया यार तू तो, घर वालों ने खासकर मजाक में लोगों ने बोला, पेरेंट्स ने भी बोला, बट वो सब मजाक में था, बट मैं उसको इतना सीरियसली नहीं लेता था। पर हाँ, कहीं ना कहीं माइंड में तो रहता ही है
कि कर ही लेते तो अच्छा रहता। तो फिर अब जब जहाज से उतर के आ गए, अब आपको अचानक से लग रहा होगा कि यार मर्चेंट नेवी तो शायद मेरे लिए नहीं बनी है। हाँ। सडनली क्योंकि एक फेल सेटअप लगा, तो फिर देन व्हाट हैपेंड, देन व्हाट डिड यू डिसाइड? अब जब हम कॉलेज में वापस आ गए उसके बाद तो फिर वही बैक टू कॉलेज लाइफ, वही मज़े सब कुछ। बट इवेंचुअली माइंड में एक साइड तो था कि अब क्या करना है, अब अगर मर्चेंट नेवी छोड़ दी तो अब क्या करना है। तो एक साइड माइंड में एमबीए भी आया, क्योंकि सब लोग हमारे कॉलेज में काफ़ी लोग एमबीए की तैयारी कर रहे थे। बट एमबीए अगेन वाज नॉट फॉर मी। कभी मैंने एमबीए के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मेरे को एमबीए अच्छा नहीं लगता। मतलब सीरियसली मैं बोलूँ तो मेरे बस की नहीं है वो। मतलब मेरे को उस साइड इट्स नॉट माय इंटरेस्ट। तो पर फिर भी मैं जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी वाज डूइंग, मैंने वहाँ टाइम कॉलेज भी ज्वाइन किया। टाइम एक इंस्टीट्यूट होता था। हाँ हाँ, आज भी है। हाँ, मतलब उस समय बहुत फेमस था, आज पता नहीं फेमस है। आज भी फेमस है, आप नहीं जानते बट टाइम है। हाँ, तो वो ज्वाइन कर लिया अपने 2-3 बैचमेट्स के साथ, वो केशव गुप्ता एंड ऑल। केशव गुप्ता वो है जो कि अभी अमेज़न में है, यूएस सिएटल में सेटल्ड है, उनका भी वीडियो जल्दी आएगा। हाँ। और अंशुल मेहरोत्रा जिनका वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, जो कि आईएम अहमदाबाद में है। तो हम लोग एक साथ ही तैयारी कर रहे थे। अच्छा। उसमें एमबीए की, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था। फिर मेरे को, क्योंकि मेरा बचपन से थोड़ा सा ना ग्लैमरस साइड या ग्लैमरस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट मेरा रहा है, तो मेरे को लगा कि ये पायलट फील्ड थोड़ी सी ग्लैमरस है, इस साइड में ट्राई किया जाए। और बचपन से मेरे को ना थोड़ा सा एयरक्राफ्ट के साथ फैसिनेशन सा था, हमेशा से एयरक्राफ्ट के साथ फैसिनेशन रहा है। तो फिर मेरे को ये साइड थोड़ा सा मेरा टिल्ट हुआ। ओके, तो जब ये टिल्ट हुआ फिर क्या हुआ कि अब वही, फिर मैं बैक टू स्क्वायर वन की हमारे टाइम में यूट्यूब ही नहीं था। अब पता कैसे करें? मैं रजत जी आपको इस जगह करेक्ट करना चाहता हूँ, आपके टाइम पे यूट्यूब नहीं था, लेकिन आज यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं। हाँ। हमारे टाइम पे क्या था कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हम लोग लॉस्ट थे, आज कंफ्यूज्ड है और पहले लॉस्ट थे। हाँ, दिक्कत है। हाँ, दोनों टाइम दिक्कत हमेशा रहती है। हाँ। दिक्कत हमेशा रहती है। बट ये था कि हमारे टाइम में ना फेलियर, बिकॉज आई डिडंट हैव अनदर चांस, ठीक है, बिकॉज टाइम इज वैल्यू। तो अब ऑलरेडी इतना टाइम हम 4 साल इंजीनियरिंग में लगा चुके हैं, मर्चेंट नेवी वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब मेरे पास ये नहीं है कि मैं दोबारा फेल हो सकूं, वो ऑप्शन नहीं रहता, या थोड़ा सा ऑप्शन वो कट हो जाता है। बट फिर भी इतना प्रेशर नहीं था माइंड में, बस ये था पायलट बनना है। अब पायलट बनने के लिए, हालांकि मुझे फैसिनेशन एयरक्राफ्ट का पहले से था, पर कभी सोचा नहीं था कि पायलट बनना है। ये स्ट्राइक मेरे को 4th ईयर फाइनल ईयर में ही किया था, जब मैं शिपिंग छोड़ के आया था, कि अब पायलट बनना है। लेकिन अब इसके लिए स्टार्ट कहाँ से करें, किससे बात करें ना? अब फैमिली में कोई पायलट भी नहीं है, जैसे मर्चेंट नेवी में कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई पायलट नहीं है, मर्चेंट नेवी में भी कोई दूर दूर तक नहीं था। फिर उसमें हमारे ज़माने में ऑर्कुट होता था, तो ऑर्कुट पे मैंने ट्राई किया सर्च करने के लिए कौन है, किसी से बात करूँ। तो किसी ने मुझे एक बताया कि बैरकपुर में एक टेस्ट पायलट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, उनके पास आप जाओ, ही विल हेल्प यू। तो उनके पास मैं एक दिन गया बैरकपुर में सुबह मिलने के लिए, लोकल ट्रेन पकड़ के कोलकाता से बैरकपुर। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया। उन्होंने कहा कि ये 2-3 एग्ज़ाम्स हैं, मैं तेरे को पढ़ाऊँगा, तू क्लियर कर, ये वो। फिर मैंने उनके साथ पढ़ाई शुरू करी। कॉलेज बंक करके मैं उनके पास, किसी को पता नहीं है, बट मैं सुबह 5 बजे कॉलेज बंक करके जाता था उनसे पढ़ाई करने के लिए, लोकल ट्रेन पकड़ के। तो मैंने आई थिंक 15-20 दिन या 1 महीना उनके पास मैं जाता था कोर्स करने, क्लास करने। तो कॉलेज भी बंक कर दिया मैंने, ये भी मैंने किसी को बताया नहीं, बट कॉलेज बंक किया था। और फिर मैं वहाँ बैरकपुर पढ़ने जाता था। सो उनकी गाइडेंस, ही वॉज माई मेंटर। मतलब वही है, कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए लाइफ में, कोई किसी भी चीज़ के लिए। तो ही वॉज माई मेंटर, ही वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट इन माई एविएशन फील्ड। तो ही गाइडेड मी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे को ठीक से आज इस माध्यम से उनका क्या नाम था, अगर आप उन्हें थैंक यू बोलना चाहें तो? ही वॉज विंग कमांडर MK सिंह। तो ही वॉज NDA पास आउट एंड he was posted in HL Barakpur as test pilot. तो he was a very good person and he guided me. So उनके थ्रू मैंने काफ़ी अचीव किया। अच्छा, जब घर वालों को अब आपने बोला मम्मी अब मैं पायलट बनना चाहता हूँ, तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन कि भाई पहले तू मर्चेंट नेवी जाना चाहता था, अब तू पायलट बनना चाहता है? पहली बात तो मेरी मम्मी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। अच्छा। जो भी डीलिंग होती है वो पापा से होती है। डायरेक्ट डीलिंग पापा से होती है। अच्छा, मम्मी को कुछ नहीं पता इसके बारे में, जो भी डीलिंग है पापा से होती है। तो पापा ने कहा ठीक है पायलट करना है तो पायलट कर लो, कोई बात नहीं। जब मैंने उनको थोड़ा बताया पायलट के एडवांटेजेस और जो भी बताया, तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई कर लो, यही है बस। उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है। जैसे कि जैसे देखा जाता है कि मनी इज़ अ बिग कंसर्न अगर आपको पायलट बनना है। जैसे कि आपके थ्रू मुझे पता भी चला था कि आज की डेट में मिनिमम 70-80 लाख रुपए भी लग सकते हैं, और आज की डेट में 1.25 करोड़ तक खर्चा जा सकता है। आपके टाइम पे उस टाइम कितना खर्चा हुआ था पायलट बनने के लिए? पायलट बनने के लिए मेरे टाइम पे, जब तक मैं राइट एयरक्राफ्ट की कॉकपिट सीट पे बैठा, मेरा 60 लाख रुपए खर्च हो गया था। 50 से 60 लाख एनी मेरे।
ओके, इतना लग गया। खैर अभी उस पर बहुत आगे पहुंच गया, मैं फिर से वापस पीछे आता हूँ। तो चलिए फिर आपकी पायलट की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी? तो कॉलेज से निकले, आप पास आउट हुए, तब तक आपको पता चल गया था मुझे पायलट बनना है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? शिप पे सेल? उसमें भी यही हुआ कि अब मेरा डेस्परेटली मन था पायलट बनने का, हाँ। बिकॉज अब मैं पास आउट हो गया था। अब मैंने मर्चेंट नेवी का चैप्टर अपनी तरफ से क्लोज कर दिया। दिस वाज ईयर 2008। हाँ, यस 2008 थे। तो ग्रेजुएशन वगैरह हो गई, सर्टिफिकेट आ गए। अब मेरा डेस्परेटली मन था पायलट बनने का। मेरे को मर्चेंट नेवी का चैप्टर क्लोज हो गया था, तो मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना था। लेकिन अब करे क्या, पायलट बनने के लिए ऑप्शंस ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है। अब द प्रॉब्लम इज कि वही बात है ना, जब टफ चीज़ें आती हैं तो सारी एक साथ आती हैं। मर्चेंट नेवी में मैं वापस नहीं जा सकता। जैसे आपने वो वीडियो बनाया था, दैट वाज अ वेरी गुड वीडियो बाय द वे, बहुत अच्छे से आपने डिटेल में कवर किया डिफरेंसेस बिटवीन कमर्शियल पायलट एंड मर्चेंट नेवी। तो उसी का जो एक पॉइंट है मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि एविएशन में जॉब्स की बहुत स्कैर्सिटी रहती है। हर 10 साल में 3 से 4 साल का पीरियड ऐसा होता है जब अच्छे से जॉब्स आती हैं, बाकी 7-8 साल का पीरियड एकदम स्लम्प होता है, आपको नौकरी नहीं लगेगी आपकी। जैसे अभी भी चल रहा है एविएशन में, जॉब्स नहीं है इतनी, ठीक है, एट करंट मोमेंट। 2015 से 18 का पीरियड आया था जब जॉब्स अच्छी आई थी, उसके बाद अब स्लम्प चल रहा है। तो मेरा जो एविएशन करियर स्टार्ट हुआ था वो ऐसे स्लम्प में ही स्टार्ट हुआ था। 2004, 5, 6 was the time in Indian aviation जब low cost carriers started coming and it was a boom period in Indian aviation. By the time 2008 started, सब कुछ खत्म, कोई जॉब्स नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं है, हार्डली कोई एक एयरलाइन थोड़ी बहुत जॉब्स निकालती है एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी लकी कि आप उसमें हो जाओ तो हो जाओ, अदरवाइज नहीं होगा। 2008 स्टार्टेड। अब अगेन आई वेंट टू माई मेंटर, ही सेड कि मैंने उनको बोला कि मुझे पायलट का कोर्स करने जाना है, अब आप बताओ कैसे प्रोसीड करना है। ही सेड कि नौकरी नहीं है मार्केट में, तो तू क्या करेगा अभी पायलट बन के? तो मैंने कहा फिर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम कर, अभी तू मर्चेंट नेवी का तूने डिग्री करी है, तू शिप पे जा, पैसे कमा, उसके बाद आके मेरे से बात कर, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो है, पैसे कहाँ से लाओगे पायलट बनने के लिए। तो उन्होंने कहा तू शिप पे जा। अब मैं शिप पे गया। अब ऑब्वियसली बात है, अब मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि एक बार मैंने प्लेसमेंट ले ली थी 7th सेमेस्टर में। तो मैं डायरेक्टर के पास गया अपने MERI कोलकाता के, उसने मेरे को मना कर दिया प्लेसमेंट से बैठने में। OIC ट्रेनिंग, ही सेड कि यू कांट सिट इन द प्लेसमेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी वंस, सो यू कांट गो अगेन। तो आई पास्ड आउट। अब मेरे पास ना मर्चेंट नेवी की जॉब है और ना मेरे पास एविएशन में जाने का ऑप्शन है। अच्छा, ये सब मुझे नहीं पता है यार। हाँ। देखो आज पता चल रहा है। हाँ, तो अब मैं दोनों साइड से स्टक हूँ, बिकॉज ना मेरे पास मर्चेंट नेवी की जॉब है और ना मेरे पास पायलट का कोर्स स्टार्ट करने के पैसे हैं। तो अब मैं क्या करता? अब फिर मैंने वही अपने CVs प्रिंट करे 20-25। मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में एक छोटी सी चीप सी जगह पे मैंने रुका और सारे एक दिन में अंधेरी ईस्ट के सारे ऑफिसेस कवर करता था शिपिंग के। कभी टैंकर पैसिफिक में गया, कभी टॉम टैंकर्स, कभी ये कभी वो। फिर एक दिन मैं अंधेरी वेस्ट कवर करता था, एक दिन मैं बांद्रा ईस्ट करता था, एक दिन मैं बांद्रा वेस्ट करता था। लोकल में ट्रैवल कर करके सब ऑफिसेस में जाके मैं अपने CVs ड्रॉप करता था कि मेरे को जॉब दे दो, और हर एक हफ्ते उनको वापस कॉल बैक करता रहता था कि कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो इवेंचुअली दैट इज हाउ अगेन आई स्टार्टेड। वही है कि दरिया ने वापस बुला लिया। फिर किसको डॉक एंड डेल शायद आपने ज्वाइन किया? इवेंचुअली डॉक एंड डेल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, विच वाज अ वेरी गुड कंपनी। वही किस्मत की बात है। तो डॉक एंड डेल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू ज्वाइन अगेन एज जूनियर इंजीनियर, तो उनके साथ मैंने फिर ज्वाइन किया। इस बार जब आप जहाज पे जा रहे थे, हाँ। इस बार दिमाग में था यार पहले मैं उतर के आ गया हूँ, अब कहीं ऐसा हो गया, तो इस बार क्या था दिमाग में जब आप जा रहे थे? इस बार तो यही था कि इस बार तो अब मतलब टर्न बैक करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब कुछ भी हो जाए हाँ। वापस नहीं देख सकते। हाँ, वही इस बार, बिकॉज इस बार द कॉलेज लाइफ वाज एंडेड, ठीक है, तो कॉलेज लाइफ वाज एंडेड। लास्ट टाइम द कॉलेज लाइफ कॉल्ड मी बैक, ठीक है। इस टाइम वो नहीं था, इस टाइम कोई फैक्टर नहीं था। तो इस टाइम और एविएशन में जाने का भी ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आई डिडंट हैव मनी। तो क्या करता? देयर वाज नो लुकिंग बैक। हाँ, देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो इस वजह से मैंने उस शिप पे स्टिक रहा, और फॉर्चुनेटली मुझे अपने सीनियर्स वगैरह सब अच्छे मिले, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ऑल दैट थिंग्स। शिप का रूट बहुत अच्छा था, बल्क कैरियर था, सो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली शोर लाइफ देखने की, मतलब शोर में जाने की और अलग अलग कंट्रीज जाने की। तो ये सब फैक्टर्स बहुत अच्छे थे उस शिप पे। सो एक तो वापस आने का ऑप्शन भी नहीं था और शिप भी अच्छा था, दोनों थिंग्स वर इन माई फेवर। सो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप करके 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद आके MEO क्लास 4। अब उसके बाद अगेन मैं अपने मेंटर के पास गया। अच्छा। तो मैंने कहा अब मैं एक शिप करके आ गया हूँ, अब मुझे पायलट बनने जाना है।
सो ही सेड कि कितने पैसे कमा के लाए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि 3 लाख रुपए। तो कहते कि इसमें क्या होगा, इसमें तो यूएस जाएगा 10 दिन रुकेगा वापस आ जाएगा। तो कहते कि इसमें क्या होगा, 3 लाख में तो कुछ भी नहीं होगा, अभी वापस सेलिंग करने जा। तो मैंने कहा, फिर अगेन माई ड्रीम शैटर्ड। मैंने कहा अब क्या करूं, फिर ऑब्वियसली बात है अब दोबारा 5th इंजीनियर तो जाना नहीं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद यू कैन गिव प्रमोशन एग्जाम्स। अब प्रमोशन एग्जाम में 1 साल लगेगा, फिर मैं एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा क्लियर करने में, लाइसेंस आने में 1 साल 1.5 साल लग ही जाता है, इवन इफ यू ट्राई वर्क वेरी हार्ड। फिर उसके बाद 1.5 साल मैंने एग्जाम दिया, 1.5 साल लग गए लाइसेंस आने में, और उसके बाद फिर अगेन मैं शिप का कॉन्ट्रैक्ट पे गया 4th इंजीनियर। अगेन जॉब नहीं थी, रॉकेंडेल वाज नॉट रेडी टू गिव मी डायरेक्ट एज 4th इंजीनियर, और 5th जूनियर इंजीनियर मुझे दोबारा जाना नहीं था, क्योंकि सेम सैलरी का कोई मतलब नहीं बनता। फिर वही 3 लाख रुपए कमा के लाओ, फिर मेंटर के पास जाओ, वो बोले कितने पैसे कमा के लाए सर, अब 6 लाख हो गए। तो उसका मतलब नहीं बनता था। देन अगेन माय जर्नी स्टार्टेड, अगेन आई वेंट टू मुंबई, 20-25 सीवीज प्रिंट आउट किए। यार भाई इसके लिए मुझे जर्नी पता नहीं थी भाई, दिस इज रियली। हाँ बताओ। तो मैंने 20-25 सीवी प्रिंट किए। अगेन मैं हर शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जाता था कि मुझे 4th इंजीनियर ले लो, क्योंकि मुझे 5th इंजीनियर दोबारा नहीं जाना था। हाँ, जो मर्जी हो जाए। बट हाँ, इससे पहले जब मेरे मेंटर ने कहा कि दोबारा शिप पे जा, अभी पैसे कमा के ला, तब अगेन माई ड्रीम शिफ्टेड 2 years बैक, बिकॉज मुझे पता था कि 4th इंजीनियर का एग्जाम देना है, उसमें 1.5 साल लगेंगे क्लियर करने में, 1 से 1.5 साल। फिर शिप पे जाऊंगा 4th इंजीनियर, उसमें 6 महीने 8 महीने लगेंगे, तो 2 साल तो मैं पीछे चला गया। बट और कोई ऑप्शन ही नहीं था, देन आई हैड टू डू इट। सो फिर मैं अगेन मुंबई गया, वहाँ मैंने 20-25 सीवी जैसे बोला प्रिंट आउट किए, हर ऑफिस में जाता था। अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जो कैम्बल शिपिंग की थी। दिस वाज कैम्बल शिपिंग, जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फेज आया हो? हाँ, वो मेरी जिंदगी का मर्चेंट नेवी का सबसे बेस्ट फेज था, बिकॉज मतलब आई वॉज वेरी लकी। कैम्बल शिपिंग जो थी वो डॉकेंडेल शिपिंग से ही स्प्लिट हुई थी। इट वॉज एन ओनरशिप कंपनी, बहामास बेस्ड। उनके ओनर्स बहुत अच्छे थे, एंड एट दैट टाइम दे वर हैविंग बल्क कैरियर्स। बल्क कैरियर्स मेरे हिसाब से, अगर आपको बैलेंस लाइफ रखनी है शिपिंग में, तो बल्क कैरियर्स आर द बेस्ट ऑप्शन। एक बैलेंस रहता है, आप घूमते फिरते रहते हो, पैसा भी कमाते हो। वो आपको अपना मतलब मोटिव देखना होता है कि यू हैव टू अर्न मनी और यू हैव टू हैव अ बैलेंस लाइफ। तो उस समय उनके पास बल्क कैरियर्स थे, एंड दे वर ऑल न्यू बिल्ड शिप्स। ठीक है, न्यू बिल्ड शिप्स से बल्क कैरियर्स थे, एंड फॉर 4th इंजीनियर दे वर पेइंग वेरी गुड मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द बेस्ट मनी ऑन बल्क कैरियर्स दे वर गिविंग अराउंड $4,000 $4,000 एट दैट टाइम इन बल्क कैरियर्स, न्यू शिप्स। और एक और चीज, जैसे आज के टाइम में शिप्स पे या तो 4th इंजीनियर होता है या 3rd इंजीनियर होता है, एंड 2nd इंजीनियर होता है। मेरे शिप पे कैडेट भी था, जूनियर इंजीनियर पांचू भी था, एंड 4th इंजीनियर भी था, 3rd इंजीनियर भी था, 2nd इंजीनियर भी था, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी था, बड़ा साहब तो होता ही है। और उसके अलावा जहाज के ऊपर इतने लोग तो थे, ये जहाज 6 महीने पुराना था। हाँ, 6 months ओल्ड शिप, न्यू बेबी। ये आपको बता दें, जहाज का सबसे अच्छा फेज तब होता है किसी भी सेलर के लिए, जब वो जहाज शिप से निकला नहीं होता, मतलब शिपयार्ड से। शिपयार्ड से निकल के उसके 6 महीने हो गए होते हैं। तो जो नेक्स्ट क्रू चढ़ता है वो सबसे आइडियल, क्योंकि ज्यादा काम नहीं होता है, सारी स्टेंसलिंग हो गई होती है, मेंटेन। तो आपने वो फेज जिया? वो फेज जिया था मैंने। बट हाँ, मैंने जूनियर इंजीनियर में एक बहुत टफ फेज देखा था, बिकॉज व्हेन आई वाज जूनियर इंजीनियर, तो मेरा 2nd इंजीनियर जो थे वो थोड़े से, आई मीन ही वाज नॉट अप टू द मार्क व्हाट आई वुड से, एंड हमारे शिप पे बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हो गया था उनकी वजह से, एंड ऑयल वेंट इनटू बिल्जेस एंड ऑल। बिल्जेस तक चला गया, प्योरीफायर रूम, एवरीथिंग वाज कवर्ड, हैवी फ्यूल ऑयल, और वो साफ करते करते हमें 1.5 महीना लग गया, सिर्फ फ्यूल ऑयल। और आपको लग गया होगा कि जीवन के मजे तो वही। लेकिन ये मेमोरीज आज भी साथ है भाई। हाँ। अब जब आप एविएशन इंडस्ट्री में हो गए, तो आपको कई बार लगता था कि हमने बिल्जेस भी साफ करे हैं। हाँ। वो दिन देखे 1.5 महीना, तो ये क्या चीज है, यहाँ तो है। तो वो मतलब फिर से एक टफ फेज स्टार्ट हो गया था पांचों की जूनियर इंजीनियर की लाइफ में, कि मतलब 1.5 महीना हमने बिल्जेस, हमारा शिप का रन था फ्रॉम चाइना टू अर्जेंटीना, 35 डेज का ट्रिप था, और वो पूरे 35 डेज हमने हैवी फ्यूल ऑयल बिल्जेस में साफ किया। जय माता दी। अच्छा, तो फिर पहला शिप करके इस बार उतरे जब आप, इट वाज अ वेरी गुड फेज। उसके बाद फिर आप गए मेंटर के पास? हाँ, जब 4th इंजीनियर थे, 4th इंजीनियर करके मैंने एक शिप कर लिया, तब मेरे पास 20-25 लाख रुपए हो गए थे। ओके, ठीक है। So now he said कि now is the time, now you can go for flying. So he started searching flying school for me. अब he gave me an option. अब एक्चुअली मैंने कुछ नहीं चूज किया अपनी लाइफ में, मैंने सिर्फ मेंटर चूज किया था। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही, अगर आप एक सही मेंटर चूज कर लो तो बाकी सारे डिसीजन तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं।
दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग डिसीजन इन योर लाइफ टू चूज अ राइट पर्सन। तो मेरा कुछ डिसीजन नहीं था जब से मैं उनके पास गया था, वॉट एवर ही वॉज सेइंग आई वॉज डूइंग। मैंने उसके बाद किसी से रिकन्फर्म नहीं किया कि ही इज गाइडिंग मी करेक्ट और नॉट, वेदर आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। आई हैड फुल फेथ इन हिम, whatever he was saying I was doing। आई थिंक सो कि रजत इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, यही हम लोग कई बार गलती करते हैं कि जैसे कि सपोज कीजिए आपका ट्रस्ट किसी के ऊपर है, आपने उसकी बात सुनी, आज के लोग फिर रिकन्फर्म करने के लिए 4 जगह जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, 5 जगह जाएंगे, फिर कंफ्यूज होके आ जाएंगे, और वो कंफ्यूजन बहुत दिक्कत करता है। वो आप सर्कल में ही घूमते रहो। हाँ, चूज वन पर्सन। अगर आप उनको ट्रस्ट करने में टाइम लगा दो, क्वेश्चन पूछ लो, 10 बार सोच लो, 20 बार सोच लो, 100 बार सोच लो, लेकिन एक बार जब चूज कर लिया देन देयर शुड बी नो लुकिंग बैक, अरे यार ऐसा हो गया, राइट? तो दिस वाज द गुड थिंग दैट। और ऊपर से आपका थोड़ा सा आपका इंस्टिंक्ट भी बता देता है कि वेदर यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ और नॉट। तो मेरा इंस्टिंक्ट भी मेरे को सही बोल रहा था और मैंने उनके हाथ में सब कुछ छोड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो आई बैडली वांटेड टू गो फ्लाइंग जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय कॉलेज। लेकिन उन्होंने बोला तो मैंने एक बार मैं उनकी सुनी, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ, पर फिर मैं चला गया शिप पे। फिर उन्होंने जब मैं शिप से वापस आया उन्होंने कहा नहीं दोबारा जा, अब उसमें मेरे को 4th इंजीनियर का एग्जाम भी क्लियर करने हैं, जो कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन बिकॉज ही वाज सेइंग आई डिड इट। नाउ व्हेन आई केम बैक, नाउ हैड 20-25 lakhs इन माय बैंक अकाउंट। नाउ ही सेड कि अच्छा नाउ यू कैन गो। तो नाउ आई स्टार्टेड ही, अब उसने मेरे से पूछा कि क्या करना है, इंडिया में फ्लाइंग करनी है या बाहर जाना है। तो उसमें क्या हुआ कि फिर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि मैंने तो जो उनके ऊपर ही छोड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है लाइफ में मुझे भी करने चाहिए, तो तू बाहर चले जा। सो ही सर्च्ड अ फ्लाइंग स्कूल फॉर मी इन मायामी USA। अब मायामी का कभी सोचा नहीं था, मैं कभी अमेरिका गया नहीं, तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस थिंग फॉर मी। मायामी में 6 महीने 8 महीने आई डिड माय फ्लाइंग ट्रेनिंग, तो वो भी मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था लाइफ का। सो फिर उन्होंने बोला फ्लाइंग पे जाओ, तो फिर मैं फ्लाइंग पे गया। फ्लाइंग में लेट मी टेल यू अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 6 to 8 months फ्लाइंग कंप्लीट करने में। तो 6 से 8 महीना आई वेंट इन 2012 फॉर माई फ्लाइंग। एंड कितना खर्चा हुआ उस टाइम पे, कितना खर्चा हुआ? 20-25 लाख का मैं लेके चला था। यही होता है कि एक्चुअली आप जितना बजट बनाते हो ना उससे ज़्यादा लग जाता है, पर मेरे को जितना याद है मेरा 28 लाख के आसपास लग गया। फिर भी मतलब आपको घर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, या बहुत छोटा मोटा या फिर मैंने थोड़ा सा लिया था फादर से, बट इट वाज लाइक वेरी लेस, 3-4 लाख रुपीस। बट क्योंकि 20-25 लाख मेरे अकाउंट में थे, एंड मेरा टोटल खर्चा जितना मुझे आज की डेट में याद है, एग्जैक्ट तो नहीं मेरे को फिगर याद, बट अराउंड 28 lakhs के आसपास लग गया था। 4-5 lakhs एक्स्ट्रा लग गया था जितना मैंने। ये उस टाइम था जब डॉलर का रेट काफी कम था। आज इसी वजह से हुआ था, बिकॉज जब मैं गया था तो डॉलर का रेट 50 था, इफ आई रिमेंबर 50-51, एंड बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग वो 56 चला गया था। और अभी 80 रुपए है। तो अभी जो उस टाइम में 35 लाख लगे, कम से कम 50 लाख लग रहे होंगे मियामी में। हाँ, मायामी में आप 40 lakhs तो लेके चलो ही। और आपकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप ट्रेनिंग टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं, बिकॉज यू नीड टू हैव एक्स्ट्रा फ्लाइंग सेशंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टाइम पे अपनी पर्टिकुलर चेक्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो यू नीड एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, तो उसमें फिर एक्स्ट्रा आपके पैसे लग जाते हैं। ओके, तो वहां से फिर आप करके वापस आए, देन फिर आप मेंटर के पास गए, या अब उन्होंने कुछ और बोला आपको? नहीं, फिर मैं मेंटर के पास गया तो उन्होंने फिर वही, अब जॉब्स नहीं थी, सेम प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि 2008 से स्लम्प स्टार्ट हुआ था, अब एटलीस्ट 6-7 पीरियड का स्लम्प तो चलेगा, 6-7 ईयर्स का। सो दैट इज द पॉइंट कि अगर मैं ये 6-7 पीरियड जो स्लम्प है इसमें मैं अपने आप को रेडी ना करूँ, तो जब जो अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उसका फायदा नहीं उठा पाऊंगा। अग्रीड। तो ये 6-7 पीरियड्स मुझे इतना पता था, और मेरा मेंटर भी मुझे गाइड करा था कि यू हैव टू बी रेडी। अगर तू रेडी नहीं रहेगा, सबसे पहले रेडी रहने के लिए तो पैसा चाहिए। रेडी तो मैं 2008 में भी हो सकता था, लेकिन पैसा ही नहीं है तो रेडी कैसे होऊंगा? तो उसके लिए मुझे शिप पे जाना ज़रूरी था। तो ये भी एक बहुत अच्छी शिपिंग की मुझे एडवांटेज लगता है कि यू कैन अरेंज मनी व्हेनेवर यू वांट। यस, अग्रीड, 100%। आज भी मुझे लगता है कि चलो यार मैं खुद कुछ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर फॉल बैक होगा, डर लगा रहता है हमेशा। लेकिन मुझे पता है कि पीछे बैकअप है यार, भूखे नहीं मरेंगे। जहाज वापस ले जाएगा, जय माता दी, सैलरी चल जाएगी। जहाज आपका घर हमेशा, और आपकी लग्जरीज एंड तक उठाएगा। ये तो शिपिंग को मैं सैल्यूट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ शिपिंग में बहुत अच्छी है। तो जब मैं फिर आई वॉज गेटिंग माई सेल्फ रेडी कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी, राइट अपॉर्चुनिटी, आई शुड बी रेडी विद ऑल माई लाइसेंसेज एंड एवरीथिंग, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। फिर अगेन अगर वो 2-3 साल का जो अच्छा पीरियड आया वो मैंने मिस कर दिया, देन तो यू आर गॉन। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट एविएशन, इट इज अबाउट एवरी फील्ड। यू हैव टू बी रेडी फ्रॉम योर साइड टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी व्हेन इट अराइजेस इन योर लाइफ, कि तुम्हें उस समय रेडी रहना चाहिए। ये नहीं कि तुम जब अपॉर्चुनिटी आए तब तुम भागो उसकी तरफ, वो नहीं होना चाहिए। सो जब मैं फर्स्ट शिप करके आया, देन आई वेंट टू माई मेंटर, और उनसे मैंने पूछा कि अब क्या।
तो उन्होंने कहा कि अभी जॉब्स तो नहीं है, यू कीप ट्राइंग। सो आई वॉज वेटिंग, आई वॉज स्टडिंग। हाँ, इस दौरान क्या हुआ था, 2012 में जब मैं शिप से वापस आ गया था, तो यहाँ फ्लाइंग करके वापस आ गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने फ्लाइंग की थी यूएस से, और मुझे चाहिए इंडियन लाइसेंस। तो इंडियन लाइसेंस लेने के लिए आपको यहाँ के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, डीजीसीए के कुछ 2-3 एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। वो जब आप क्लियर करोगे तब आप यहाँ डीजीसीए में अपने पेपर सबमिट करते हो और वो आपको इंडियन लाइसेंस देते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आके यहाँ के एग्ज़ाम्स दे रहा था, उसमें मुझे 3-4 महीने लग गए। फिर जब मेरे सब पेपर वर्क सब कंप्लीट हो गया, तब मैंने डीजीसीए में अपने लाइसेंसेस सबमिट कर दिए अपने पेपर्स लाइसेंस के लिए। अब उनका उस समय प्रोसेस जो था बहुत लेंदी था, लाइसेंस आने में 3 महीने लगते थे एक बार आपके पेपर सबमिट करने पे। तो अब मैंने सोचा कि अब मेरे पास लाइसेंस है नहीं, अब मैं 3 महीने क्या करूँ। तो 3 महीने जो थे ये मैंने यूटिलाइज किए, मैं चला गया वापस शिप पे। जय माता दी, पैसा इन है। हाँ, अच्छा, क्योंकि अभी मेरी जर्नी पायलट बनने की खत्म नहीं हुई है, पैसा जो मेरे को इन्वेस्ट करना है अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और पैसा इन्वेस्ट होना है। तो वो पैसा भी अरेंज करने के लिए आई अगेन वेंट ऑन शिप, और टाइम भी यूटिलाइज करना था। तो यही जो एडवांटेज है, जो अभी हम 2 सेंटेंस पहले बात कर रहे थे, कि शिपिंग में आप कभी भी मतलब अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज हाउ आई यूटिलाइज। अगेन आई वेंट ऑन शिप एज 4th इंजीनियर, सेम इनटू कैम्बल शिपिंग। अगेन आई गॉट अ सेम 6 months old शिप। वाह, जैकपॉट। फिर अगेन आई गॉट 6 months old शिप, और फॉर्चुनेटली जैसे ही मैंने उनको बोला कि शिप है, तो उन्होंने 1-2 हफ्ते में मुझे चढ़ा दिया शिप पे। और फिर अगेन जो मैं 3 महीने के लिए सोचा था, 7 months में शिप से करके उतरा, एंड आई अर्न सम मनी फॉर माई फर्दर ट्रेनिंग। तो ये मेरे को एक एडवांटेज मिला जो शिपिंग ने दिया। तो अब ये पैसे लेकर आए, डीडीसी के एग्जाम्स क्लियर थे। हाँ। अब आपको पता था पैसे भी हैं, हाँ। लाइसेंस भी है। हाँ। अब सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। हाँ। अब कितना टाइम वेट करना पड़ा आपको? तो अब 2013 एंड में मैं उतरा था शिप से। दैट वाज माय लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एज 4th इंजीनियर। एंड उसमें के बाद क्या हुआ कि अब मेरे को जॉब के लिए वेट करना था। बाय द टाइम 2013 में मार्केट वाज नॉट ओपन्ड, अभी भी जॉब्स नहीं थी, बट आई वाज वेटिंग। नाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एयरलाइंस के एग्जाम्स आते हैं। एक बार आपके पास लाइसेंस आ जाए, फिर आपको एयरलाइंस के जॉब अपॉर्चुनिटी की वेट करनी पड़ती है। एयरलाइंस कंडक्ट्स एग्जाम्स, उसकी आपको वेट करनी पड़ती है। तो आई वाज वेटिंग फॉर द एग्जाम, और हमारे टाइम में बिगेस्ट हायर इन एविएशन इंडस्ट्री एज फॉर पायलट जॉब और एनी अदर जॉब इन एविएशन इंडस्ट्री। तो मैं वेट कर रहा था पूरा 2014 आई वॉज स्टडिंग रिगरसली फॉर द एग्जाम्स। पूरा 2014 आई वॉज एट होम, मैं कहीं नहीं गया, एंड आई वॉज जस्ट स्टडिंग, बिकॉज अब पैसे की जरूरत नहीं थी। सो आई वॉज जस्ट स्टडिंग, एंड 2015 में फिर एग्जाम आया, एंड आई अपीयर्ड फॉर इट एंड आई क्लियर्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसके बाद फिर वहाँ से एविएशन की जर्नी शुरू हो गई। एक चीज़ बस इसमें ऐड करना चाहूँगा, जितने लोग बच्चे घर पे वेट करते हैं, बोलते हैं कि मर्चेंट नेवी में जहाज नहीं मिल रहा, 8-8 महीने 9-9 महीने घर पे बैठे हैं, या जहाज है वेटिंग है, ये चीज़ आपको सीखने वाली है कि उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए कुछ सीखने के लिए, पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, क्योंकि वो आपको जहाज पे काम आएगी। अगर ये वो रिगरसली पढ़ाई नहीं करते, पहले अटेम्प्ट में निकलता भी नहीं पेपर, और अगर वो अपॉर्चुनिटी चली जाती तो कितनी बड़ा लॉस होता है। अपॉर्चुनिटीज वो दैट आई वाज सेइंग ना, कि वो जो 3 साल का विंडो था जो हर 10 साल में आता है फॉर एविएशन जॉब्स, वो 2015 में स्टार्ट हुआ था की जॉब से, की वो वैकेंसी से। एंड अगर मैं वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता और मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं होता, तो शायद मैं दोबारा से फिर थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, और मेरे को रिग्रेट होता कि इससे अच्छी मैं प्रिपरेशन कर सकता था। बात ये कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यू शुड गिव योर 100%, उसके बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। सो आई गिव माय 100%, मेरा हो गया। वहाँ नहीं होता तो शायद कहीं और हो जाता, बट पहले अटेम्प्ट में हो गया तो व्हाई वेस्ट टाइम। अग्रीड। फिर 2015 में आपकी एविएशन इंडस्ट्री जब पहली बार जहाज पे बैठे, भाई इससे पहले फ्लाइंग आर्ट्स तो कर सकते थे, पर प्रोफेशनल में जब पहली बार बैठे, हाउ वाज द फीलिंग? नर्वस थे? नर्वस, हाँ, नर्वसनेस तो होती है। नर्वसनेस तो जब पहली बार मायामी में फ्लाइंग करने गया था, उस समय सबसे ज़्यादा हुई थी, बिकॉज यहाँ की जो फ्लाइंग है ना, ये बहुत ही व्हाट यू कॉल शेड्यूल्ड फ्लाइंग है, और यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग, यू हैव टू गो ऑल बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से रिस्ट्रिक्टेड है। आप अगर आपको एयरक्राफ्ट को टर्न भी करना है, क्लाइंब भी करना है, डिसेंड भी करना है, एवरीथिंग इज बाय लॉ एंड बाय रूल्स। आप इससे ज़्यादा टर्न नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा क्लाइंब नहीं कर सकते, इससे डिसेंड। लेकिन जब आप ट्रेनिंग में होते हो, वहाँ आप सब कुछ कर सकते हो। सो वहाँ डर ज़्यादा लगता है, बिकॉज आपको लगता है कुछ भी हो सकता है, अभी गिर जाएगा जहाज पानी में। बट
फ्लाइंग जो एक्चुअल कमर्शियल फ्लाइंग होती है ना, इट इज़ वेरी सेफ, उसमें एवरीथिंग इज बाय रूल्स, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट इट इज एक्साइटिंग, बट यू आर बाउंड बाय रूल्स। ओके, 2015 में यू बिकम अ फर्स्ट ऑफिसर एंड यू 2016 बिकॉज हाँ, इसके बीच में 2000, क्योंकि एविएशन में आपके लाइसेंस आने के बाद आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती है। 2015 में आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, आई क्लियर्ड इट। उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में अगेन, हाँ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी एयरलाइन में ज्वाइन करते हो, हर एयरलाइन के पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट होता है। ये एयरक्राफ्ट यूजुअली दो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, एक एयरबस और एक बोइंग। एयरबस इज़ अ यूरोप कंपनी एंड बोइंग इज़ एन अमेरिकन कंपनी। तो हर एयरलाइन के पास पर्टिकुलर मॉडल ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं। जैसे इंडिगो के पास एयरबस के हैं, एयरबस 320, 321, ATRs भी हैं। स्पाइसजेट के पास बोइंग है, बोइंग 737। एयर इंडिया के पास एयरबस भी है, बोइंग भी है। तो अब उन एयरक्राफ्ट की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, विच इज अगेन अ कॉस्ट ऑफ अनदर 25-30 lakhs। ठीक है, सो वो मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा। अगेन द मनी यू हैव टू पे योरसेल्फ। वो जो कैम्बल शिपिंग में सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किया था, जय माता दी, वो यहाँ काम आ गया। सो अगेन यू हैव टू पे दैट मनी बाय योरसेल्फ। कंपनी विल नॉट स्पॉन्सर इट, कंपनी स्पॉन्सर्स इट बट वेरी रेयर, ओनली 1 in 1000%, बहुत रेयर होता है। तो उसके लिए फिर इन्होंने, कंपनी ने मुझे ब्रसल्स बेल्जियम भेजा था। वहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग मैंने और करी थी। एंड दैट ट्रेनिंग इज नॉट ऑन एयरक्राफ्ट, इट्स ऑन सिमुलेटर्स। Simulators are a small room kind of thing where it is entirely like an cockpit. It goes up, goes down, goes left, goes right, just like an aircraft. आपको ऐसा लगेगा कि आप एयरक्राफ्ट के अंदर ही हो। And there you practice failures, not normal flying. The failures in an aircraft, आप वो प्रैक्टिस करते हो। उसकी ट्रेनिंग होती है कि अगर सपोज इंजन फेल हो जाए, फायर हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप क्या करोगे। That is what you learn, that is what you train all about, because normal flying is easy. बट अगर फेलियर्स होते हैं, यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट। उसकी ट्रेनिंग होती है वो। एंड दैट कॉस्ट अनदर 25 lakhs। थोड़ा चीप ही होता है हर जगह पर, अगर एवरेज आप लेके चलो तो 25 lakhs आप लेके चलो। उसकी अनदर 25-30 lakhs की ट्रेनिंग होती है। उसके लिए मैं ब्रसल्स गया, ब्रसल्स से वापस आया, एंड देन माई फ्लाइंग जर्नी स्टार्टेड। ओके, सो विद इन कितना टाइम लगा आपको फर्स्ट ऑफिसर से पायलट बनने में? एक्चुअली पायलट में अगर आप कॉकपिट में देखो तो 2 सीट्स होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट सीट। जो राइट सीट होती है, ही इज कॉल्ड अ को पायलट और फर्स्ट ऑफिसर, एंड जो लेफ्ट सीट होती है वो होता है कैप्टन और अ पायलट, मेन पायलट। तो हम लोग जो ज्वाइन करते हैं, वी स्टार्ट एज जूनियर फर्स्ट ऑफिसर। विद इन 6 months वी प्रमोट टू फर्स्ट ऑफिसर, एंड देन हम लोग फर्स्ट ऑफिसर रहते हैं टिल द टाइम वी क्लियर द एग्जाम्स फॉर आर कैप्टनसी। जैसे 4th इंजीनियर के लिए हमें प्रमोशन एग्जाम्स देने पड़ते हैं, वैसे कैप्टन के लिए भी हमें प्रमोशन एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो वो आप एक बार क्लियर कर लोगे, एंड यू हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स विच इज अराउंड 2000-2500। उसके बाद यू कैन गो फॉर योर कैप्टनसी, प्रोवाइडेड दे हैव वैकेंसी। एयरलाइन के पास वैकेंसी होनी चाहिए कैप्टन्स की। सो फॉर्चुनेटली मेरे टाइम में कंपनी के पास वैकेंसी थी, और विद इन 3 years आई बिकेम अ कैप्टन। और अभी आप अभी गाइस, कभी भी आप की फ्लाइट में जा रहे हैं और आपको ये नाम सुनने को मिले रजत शर्मा, तो आप प्लीज़ फोटो ज़रूर क्लिक कराइएगा, बोलेगा मैं भी झाजी हूँ, आप भी झाजी हूँ। इट वॉज अ रियली एन इंस्पायरिंग जर्नी रजत जी। दिस वीडियो कैन गो ऑन एंड ऑन, इसमें कुछ अंत नहीं रहेगा, बट आई थिंक सो हमने बहुत लंबा वीडियो बना दिया है। बट आई थिंक सो दिस जर्नी वॉज रियली इंटरेस्टिंग, एंड मुझे नहीं पता था आपकी जर्नी के बारे में। सो गाइज, फॉर एनी ऑफ यू फ्रॉम दिस वीडियो वी कैन ओनली लर्न कि देयर कैन बी फेलियर्स इन योर लाइफ। All you can do is you cannot give up. Second thing is find the right mentor. Third thing is don't get confused. Last but not the least, during the waiting period, keep working hard, because when that opportunity comes and that door opens, you should be standing there, right there, well fit to get that job. That's it. With this, all I can say is thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Thank you.